एड रॉथ टेलर एक पावरफुल नोबल फैमिली रफियन का बेटा है। एकेडमी में वो अपनी बुलिंग और बदतमीजी के लिए जाना जाता है। वहाँ वो एक किंग की तरह बिहेव करता है। एक दिन एड को उसके घर से एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि उसे डिसोन किया जा चुका है और उसे फैमिली रजिस्टर से भी हटा दिया गया है। उसका टाइटल, उसकी दौलत, सब कुछ उससे छिन जाता है। यहाँ तक कि उसे डॉम से भी निकाल दिया जाता है। एकेडमी के स्टूडेंट्स उसके डाउनफॉल के बारे में गॉसिप करते हैं। वो अभी भी उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसका रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। बहुत लोग मानते हैं कि ये सब उसी की गलती है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के दौरान वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। एड को लगता है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। लोग उसे जज कर रहे हैं बिना उसका असली चेहरा जाने। वो एक विलन नहीं जो सब लोग उसे समझते हैं। सच तो ये है कि एड अपने फेवरेट वीडियो गेम द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया के अंदर गलती से आ गया है। इस गेम में वो कोई हीरो या जीनियस नहीं बल्कि एक माइनर विलन है जो सिर्फ कहानी के स्टार्ट में दिखाई देता है। ये कैरेक्टर कमजोर है, पावरलेस है और गेम के एंड तक भिखारी बन जाता है। एड अपने स्टैट्स चेक करता है और उन्हें देखकर वो और भी ज्यादा होपलेस फील करने लगता है। उसका स्टैमिना, उसके स्ट्रेंथ और उसका मैजिक सब कुछ बहुत ही ज्यादा लो है। भले ही वो एक मैजिक का स्टूडेंट है पर एक नॉर्मल एनपीसी से उसके स्टैट्स बहुत ही ज्यादा बेकार है। तभी उसे समझ में आता है कि गेम में उसका कैरेक्टर इतना छोटा क्यों था। लेकिन एड को भिखारी बनने वाली एंडिंग नहीं चाहिए। उसने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी किस्मत बदलेगा। एकेडमी उसके लिए एक नया स्टार्ट हो सकता है। ये टॉप स्कूल है और जो भी यहाँ से ग्रेजुएट होता है उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। पहले सेमेस्टर की फीस ऑलरेडी पेड है, इसीलिए एड डिसाइड करता है कि वो यहीं रुकेगा, मेहनत करेगा और अपने गेम के नॉलेज से सर्वाइव करने का ट्राई करेगा। उसका गोल है ग्रेजुएट होकर एक शांत लाइफ जीना। लेकिन उसके लो स्टैट्स उसे कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से हिला कर रख देते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पहले सेमेस्टर के स्टार्ट होने तक 10 दिन सर्वाइव करें। स्टूडेंट से दूर रहने के लिए एड एकेडमी कैंपस छोड़कर पास ही के जंगल में चला जाता है। पहले दिन वो लकड़ी काटने और उसे मैजिक से उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। उसका कमजोर मैजिक उसकी एनर्जी जल्दी ही खा जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूखा महसूस करने लग जाता है। फिर उसे अपने ग्रैंडफादर की एक कहानी याद आती है जिसमें उसे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगने पर लकड़ी की छाल को स्टू करके खाया जा सकता है और वो ऐसा ट्राई ही करता है और उसका टेस्ट इतना ज़्यादा घटिया होता है कि उसका पेट खराब हो जाता है। उसे समझ आता है कि लकड़ी कोई खाने की नहीं बल्कि काम की चीज़ है। पेट मेहनत करता है शेल्टर बनाने के लिए, लकड़ी काटता है, फ्रेम बनाता है और सब कुछ असेंबल करता है। घंटों की मेहनत के बाद उसका शेल्टर फाइनली कंप्लीट हो जाता है। उसके स्टैट्स थोड़ा इम्प्रूव होते हैं और उसे एक छोटी सी अचीवमेंट भी मिलती है जिसे देखकर उसे थोड़ी होप मिलती है। एड को लगता है कि वो सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि हाथों से काम करने में भी बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। वो एक हार्पून बनाता है जिससे उसकी एक और अचीवमेंट अनलॉक हो जाती है। हार्पून से वो मछली पकड़ता है, उसे पकाता है और 2 दिन बाद अपना पहला प्रॉपर मील एंजॉय करता है। पहली बार उसे लगता है कि वो सच में इस क्रूएल गेम में सरवाइव कर सकता है। तभी जब वो खा ही रहा होता है उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ कर देखता है तो बहुत ही शौक हो जाता है। प्रिंसेस फिनिया। फिनिया कोल एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस है, वही जिसने एंट्रेंस एग्जाम के वक्त उसकी चीटिंग एक्सपोज की थी। उसी की वजह से एड ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन अब वो एड को एकेडमी में देखकर और भी ज्यादा गुस्से में लग रही है। फिनिया समझ नहीं पा रही थी कि एड को अब तक एकेडमी से एक्सपेल क्यों नहीं किया गया। वो सोचती है कि एड एक बेशरम है और उसे एकेडमी छोड़ने के लिए वार्न करती है। एड नर्वस फील करता है क्योंकि फीनिया के पास एक स्पेशल पावर्स है जो झूठ को पकड़ सकती हैं। अगर फीनिया ने इस बार उसे रिपोर्ट किया तो एड पक्का एकेडमी से एक्सपेल हो जाएगा। उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो उसे डांट रही होती है एड देखता है कि उसकी मछली जल रही है और इसकी वजह से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। एड को पता है कि उसे इस सिचुएशन में काम रहना होगा। वो उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है और सीधा झुककर उसे थैंक यू करता है। फीनिया काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उससे एड की बातों में कोई भी झूठ नहीं नजर आता है। वो जानती है एड की फैमिली रॉथ टेलर इंसानों पर बहुत ही बुरे बुरे और बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जानी जाती है जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन एड अलग है। वो काफी ज्यादा लकी है क्योंकि उसे ऑलरेडी उसकी फैमिली से निकाल दिया गया है और ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो सकता है। नहीं तो गेम में उसका एंड उसकी फैमिली की तरह ही बहुत ही ज्यादा भयानक होता। एड सोचता है
कि फीनिया जंगल में अकेले क्या कर रही है, वो भी बिना किसी एस्कॉर्ट के। फिर उसे याद आता है शायद ये वीडियो गेम की टाइमलाइन के क्लास प्लेसमेंट का टेस्ट है, जहाँ स्टूडेंट्स को मैजिकल बीट्स ढूंढने होते हैं। एड जानता है कि फीनिया क्लास ही ज्वाइन करना चाहती है, जो कि एकेडमी की टॉप क्लास है। फिर उसे मदद ऑफर करता है क्योंकि उसे पता है कि बिना उसकी हेल्प के फीनिया क्लास टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगी। फीनिया थोड़ा डाउट करती है, उसे लगता है कि एड शायद उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एड काम रहता है और कहता है कि वो सच कह रहा है। एड फीनिया से कहता है कि अगर वो झूठ बोल रहा हो, फीनिया उसे तुरंत एक्सपेल करवा सकती है। ये उसका लास्ट चांस है और उसे पता है कि उसे फीनिया का ट्रस्ट जीतना होगा। एड उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, मेरिल्डा गार्डन ट्री के नीचे आइलैंड के बीच में, जहाँ एक मैजिकल बीट छुपा है। फीनिया इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और बीट वहीं पाती है जहाँ एड ने उसे बताया था। फीनिया शॉक और कंफ्यूज फील करती है। 3 दिन पहले एड एक लायर और चीटर था, लेकिन अब एड का बदला हुआ वर्जन समझना फीनिया के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगले दिन क्लास प्लेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट होता है, जहाँ सब स्टूडेंट्स अपने इवैल्यूएशंस के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रोफेसर क्लास आते हैं और सबसे कहते हैं कि जिन्होंने बीड्स कलेक्ट किए हैं वो अपने बीड्स प्रेजेंट करें। कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग चीजें लाते हैं, जैसे मैजिकल एग्स, पर टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करने के चलते उन्हें क्लास एफ में डाल दिया जाता है। प्रोफेसर सबको समझाते हैं कि जो बीड्स उन्हें टेस्ट में चाहिए होते हैं उनमें मैजिकल पावर्स होती हैं, इसीलिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। यही वजह है कि वैल्यूएबल होते हैं। 2 बीड्स ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, एक जिग्स को और एक लॉटल को। फिर प्रोफेसर ग्लास अपना हाथ उठाकर उस स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हैं जिसे गार्डियन ट्री से 3rd बीड मिला होता है। वो उस स्टूडेंट को क्लास का टॉप स्टूडेंट डिसाइड कर देते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एड नदी के किनारे बैठा होता है और एक सिंपल फिशिंग रॉड बनाता है। इससे उसे एक अचीवमेंट भी मिलती है। एड को याद आता है कि गेम की स्टोरी में प्रिंसेस फेनिया ने अपनी जजमेंट स्किल्स इसीलिए शार्पन किए थे क्योंकि उसने बचपन से लोगों का सामना किया था जो उसकी चापलूसी करते थे या उससे झूठ बोलते थे। प्रिंसेस फेनिया की लाइट डिटेक्ट करने की स्किल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि उसे कोई भी ट्रिक नहीं कर सकता है, पर यह स्किल उसकी लाइफ को और भी टफ बना देती है। गेम की ओरिजिनल स्टोरी में फेनिया को प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल मिलता है, ना कि उसकी ब्यूटी की वजह से बल्कि उसके हार्ड वर्क की वजह से। वो प्लेसमेंट टेस्ट फेल करती है, बाद में वो हार्ड वर्क करके अपने आप को प्रूव करती है और सबकी रिस्पेक्ट जीतती है। एड जानता है कि अगर वो उसे मैजिकल बीट की लोकेशन बता देगा तो वो एक्सपेल होने से बच सकता है, लेकिन ऐसा करने से गेम की ओरिजिनल स्टोरी खराब हो जाएगी और अगर स्टोरी ज्यादा बदल गई तो उसके पास गेम के बारे में जो भी नॉलेज है वो बेकार हो जाएगा और उसका एडवांटेज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन एड जो इन्फॉर्मेशन फेनिया को देता है वो गिफ्ट जैसी लगती है, पर असल में ये क्लेवर ट्रैप है। फेनिया अपनी रॉयल आइडेंटिटी छुपा के रखती है क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं है। वो चाहती है कि वो अपने दम पर अपने आप को प्रूव करे। भले ही बीड फेनिया को टॉप रिजल्ट्स दिला सकता है, पर बिना मेहनत के उसका मिलना फेनिया की वैल्यूज के अगेंस्ट है। फेनिया राइशियस पाथ चूज करती है, इसी वजह से उसे ओरिजिनल स्टोरी में प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल मिलता है। क्योंकि एड झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए वो फेनिया के साथ माइंड गेम्स खेलता है और सिचुएशन को कंट्रोल करता है। जैसा कि उसने सोचा था, फेनिया बीड लेने से इनकार कर देती है और टेस्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से बीड एक और स्टूडेंट लूसी के हाथ लग जाता है, जिसकी वजह से फेनिया गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में होती है। उसे पता है कि एड ने उसे झूठ नहीं बोला, इसीलिए वो उसे पनिश भी नहीं कर सकती। लेकिन एड की वजह से उसकी अपनी मेहनत से जीतने की उम्मीद भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। एड रिलीफ फील करता है, खुश होता है कि उसने एकेडमी में अपनी जगह बचा ली और स्टोरी को भी ट्रैक पर रखा। फिर वो सेमेस्टर की ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए तुरंत वापस चला जाता है। सेरेमनी में बैठकर एड आराम से खाना खाता है और पहले से ज्यादा रिलैक्स फील करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि एड का बिहेवियर बदल गया है। जो एड पहले बुली और नोटोरियस ट्रबल मेकर था, अब वो बिल्कुल नया इंसान लगता है। एड का फोकस अब क्लियर है, उसका सिर्फ एक ही गोल है, एकेडमी से ग्रेजुएट होना। स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक लड़की होती है जो एड को ऑब्जर्व कर रही होती है। वो हैरान होती है कि एड कितना बदल गया है
जैसे वो बिल्कुल एक अलग इंसान हो। एकेडमी में पहले दिन फैकल्टी सब स्टूडेंट्स को प्रेज करते हैं जिन्होंने भी इस एकेडमी में एनरोल किया है। लेकिन तभी एड को अचानक से प्रिंसिपल से मिलने के लिए बुलाया जाता है। उसके मन में डर होता है, उसे लगता है कि शायद उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। पर सरप्राइज ये होता है कि प्रिंसिपल सिर्फ मुस्कुराते हैं और उससे कामली बात कर रहे हैं। एड को लगता है कि शायद पीनिया ने रिपोर्ट कर दिया होगा, पर उसे सुकून मिलता है जब वो देखता है कि प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं पता है। इस एक्सपीरियंस के बाद एड और भी ज्यादा केयरफुल हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो ओरिजिनल स्टोरी से अलग नहीं हटेगा। फॉरेस्ट में रहते हुए एड की सर्वाइवल स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाती हैं। अब वो अच्छी क्वालिटी के एरोज बनाना सीख जाता है और सोचता है कि कैसे उन एरोज को मैजिक से इनहेंस किया जा सकता है। एक शाम जब वो फूड हंट करके डिनर बनाने जा रहा होता है तो उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो मिरिल्डा ट्री के नीचे बैठी होती है। ये वही लड़की होती है जो ओपनिंग सेरेमनी के टाइम उसे ऑब्जर्व कर रही होती है। जेनिका फेलोवर। जेनिका एक जीनियस स्पिरिट सॉर्सरर है और सेकेंड ईयर में एड के साथ ही है। जैसे ही वो एड को देखती है वो एक्साइटेड हो जाती है और उसके पास आती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैजिकल मेरिल्डा ट्री ने उसके साथ एड के बारे में स्टोरी शेयर की है। ट्री ने जंगल में एड को देखा लेकिन उसकी प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये बात एड को थोड़ा सुकून देती है। एड कैजुअली बोलता है एक जंगली भेड़िया भी कभी कभी नरम दिल हो सकता है। जेनिका थोड़ा सरप्राइज होती है, फिर हंस पड़ती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर कहती है कि क्या एड उस स्पिरिट को टच करना चाहेगा जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर एड इंटरेस्टेड नहीं होता। वो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर एक्सक्यूज करता है कि वो सिर्फ फूड कलेक्ट करने आया था और फिर वहां से चला जाता है। असल में वजह यह है कि एड जेनिका से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहता है क्योंकि जेनिका फेलोवर एक की कैरेक्टर है ओरिजिनल स्टोरी में। अगर एड उसके साथ कनेक्शन बनाता है तो कहानी का फ्लो बदल सकता है और उसके पास जो भी नॉलेज और एडवांटेज है वो पूरी तरीके से चला जाएगा। जैसे ही एड वहां से जाने लगता है जेनिका अपने स्पिरिट दोस्त को बुलाती है, एक जंगली भेड़िया जिसका नाम मिल्डा है जो जंगल का गार्डियन है। वो मिल्डा के साथ रिलैक्स हो जाती है, कंफर्टेबल फील करती है और उससे बातें करने लगती है। उसके दिमाग में एड का ख्याल आता है। वो उसे फैसिनेटिंग लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही मेरिल्डा ट्री ने उसे बताया था। चाहे जेनिका फ्रेंडली रहने की कितनी भी कोशिश कर ले, एड सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है। फिर भी जेनिका को लगता है कि उनकी ये मुलाकात आखिरी नहीं होगी। अगले दिन सुबह एड पूरी मेहनत करता है टाइम पे एकेडमी पहुंचने के लिए क्योंकि उसका शेल्टर कैंपस से काफी दूर है, इसीलिए रोज आना जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसके स्टैट्स कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव हो रहे होते हैं। वो हर काम खुद करता है, कपड़े धोना, चोर्स, राशंस को केयरफुली मैनेज करना। वो स्कॉलरशिप जीतने के लिए डिटरमेंड है। जेनिका दूर से चुपके चुपके उसे ऑब्जर्व करती है। वो क्यूरियस होती है एड के डेली रूटीन को लेकर। जब एड उसे फाइनली नोटिस करता है तो चिल्लाता है तुम मुझे फॉलो क्यों करती हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? एड रॉस टेलर, एकेडमी का सबसे इनफेमस और डेंजरस स्टूडेंट। जेनिका फिर भी पोलाइटली बात करती है। वो कहती है कि वो एड को दूसरों के ओपिनियन से जज नहीं करती क्योंकि वो उसे सच में जानती ही नहीं। लेकिन एड अभी भी सस्पिशियस है। वो जानता है कि जेनिका चाहे जितनी इनोसेंट लगे पर एक्ट वन की फाइनल बॉस वही है। वो डिसाइड करता है कि सेफ रहने के लिए जेनिका से ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब लाइफ के चैलेंजेस एड पर ज्यादा भारी पड़ते हैं तो वो रिस्क लेता है और जेनिका से एक फेवर मांगता है। जेनिका एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है कि जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, पर जब एड पैसे मांगता है तो जेनिका का मूड तुरंत खराब हो जाता है। मनी जेनिका की वीकनेस है। एड ये जानता था क्योंकि गेम में लॉर में बताया गया था जेनिका एक पुअर बैकग्राउंड से आई है और अपनी स्कॉलरशिप बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। उसके बिना वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती। जेनिका दुखी हो जाती है, सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर एड थोड़ा गिल्टी फील करता है। 3 दिन बाद जब एड हंटिंग पे जाता है तो उसे जेनिका के साथ हुई कन्वर्सेशन याद आती है। उसे पैसे मांगने का थोड़ा रिग्रेट होता है, पर उसे पता है कि की कैरेक्टर से दूर रहना ही सही होगा ताकि स्टोरी का फ्लो सेफ बना रहे। लेकिन जब वो अपने टेंट में वापस आता है और कर्टन उठाता है तो वो शॉक रह जाता है। टेंट के अंदर लूसी मार्शल, गेम की रेयर जीनियस और मोस्ट पावरफुल मेज स्टोरी होती है। लूसी उठती है और तुरंत कंप्लेन करते हुए कहती है तुम कितने लाउड हो, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही। जब एड गुस्से में पूछता है
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लूसी उसके पीछे की तरफ इशारा करती है और कहती है, एक स्पिरिट तुमसे बात करना चाहती है और वो कह रही है कि तुम्हें एक दिन जेनिका को जरूर बचाना होगा। एड थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। उसे मुश्किल से जेनिका से दूरी बनाई थी, अब लूसी उसकी लाइफ में आ गई है। लूसी अपनी छोटी हाइट और हवा में चलने की पावर के साथ एक बिल्ली की तरह जगह जगह घूमती रहती है और जहां चाहे वहां सो जाती है। अब वो एड के कैंप साइट, उसके रिसोर्सेज, इसके साथ साथ क्लासेस भी स्किप कर रही है। एड अपने आप को ब्लेम करता है और सोचता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा वरना स्टोरी और भी ज्यादा डिविएट हो जाएगी। एक दिन जब वो नया ट्रेप सेट कर रहा होता है तो देखता है कि लूसी कैजुअली बेट बीफ का पीस उठाकर खा रही होती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखकर एड और भी ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है क्योंकि लूसी उसी कोई बात सुनती ही नहीं। समझ आ जाता है अगर लूसी ऑलरेडी उसे कैंप में 2 बार आ चुकी है तो बार बार आएगी। और सबसे बुरी बात तो ये है क्योंकि एड जानता है कि गेम में लूसी को हराने के लिए कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, गेम गाइड, एक छुपा हुआ डिटेल जो ज्यादातर प्लेयर्स मिस करते हैं। वो अपना लास्ट कार्ड प्ले करता है और एड लूसी से कहता है, मैंने अभी ऑफिस हॉल की मेड को तुम्हें ढूंढते हुए देखा है। ये सुनते ही लूसी शॉक में फ्रीज हो जाती है और पहली बार उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो तुरंत एक बहाना बनाती है और हवा में उड़ जाती है। ये देखकर एड रिलीफ फील करता है और अपने गेम के नॉलेज का शुक्रिया अदा करता है। उसे याद आता है लूसी एक अनबीटेबल मेज है, लेकिन उसकी एक वीकनेस है, वो डॉर्मेटरी की मेड से भागती है क्योंकि उसका ध्यान रखती हैं और उसे पकड़ने के लिए चेज करती हैं। अब जब लूसी चली गई तो एड को लगता है कि उसकी 2 दिन की प्रेजेंस स्टोरी पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वो खुश होता है कि उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। गेम की स्टोरी आगे बढ़ती है और पहला मेजर क्वेस्ट एक्टिव होता है, ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग। ये एक मॉक 1-on-1 फाइट होती है जिसमें स्टूडेंट्स फेक वेपन का यूज करते हैं ताकि किसी को इंजरी ना हो। ये वही मोमेंट है जहां सारे मेन कैरेक्टर्स पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें से एक होता है गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट टाइलर, द फेलिंग स्पोर्ट्समैन ऑफ सिल्वेनिया एकेडमी। इस शुरू में मैचेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे पहले से ही रिजल्ट्स पता होते हैं क्योंकि हर बार जीतने वाले वही फर्स्ट ईयर मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे टेलर। लेकिन एक ही उसका ध्यान खींच लेती है, जेनिका। वो फिर से दिखाई देती है वही पुरानी एनर्जी के साथ। एड बार बार उससे दूर रहने की कोशिश करता है लेकिन उससे चिपक जाती है जैसे फेविकोल। उसके चिपकूपन को देखकर एड मजाक में सोचता है क्या ये किसी डॉग फैमिली से है, जैसे लूसी किसी कैट फैमिली से। जेनिका हेल्पफुल बनने की कोशिश करती है और एड को मैच लिस्ट दिखाती है। एड पहले इग्नोर करता है क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जैसे ही जेनिका कैजुअली कहती है कि उसका नाम भी लिस्ट में है, एड हिल जाता है। गेम की ओरिजिनल स्टोरी लाइन में एड रॉस टेलर इस क्वेस्ट तक आते आते एक्सपेल हो चुका होता है। वो तुरंत लिस्ट उठाता है और देखने लगता है कि उसका अपोनेंट कौन है। इस बीच सबसे अवेटेड फाइट शुरू होती है, टेलर वर्सेस लूसी मार्शल। एड लिस्ट साइड में रख देता है और मैच पर ध्यान देने लगता है। हालांकि अब वो एक साइड कैरेक्टर बन चुका है, लेकिन टेलर के कैरेक्टर से उसका कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। गेम खेलते वक्त उसने कितने ही घंटे टेलर के साथ बिताए हैं। वो उसके लिए चीयर करना चाहता है। अनाउंसर लूसी का नाम रिंग में अनाउंस करती है। एड को वो आइकॉनिक मोमेंट याद आता है जब टेलर पहली बार अपने स्वॉर्ड उठाता है और लूसी के स्पेल्स को स्मार्टली काउंटर करता है और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। फिर लूसी इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिक का यूज करती है जो रूल से खिलाफ होता है और टाइलर जीत जाता है। यही सीन दोबारा देखने के लिए एड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बेल बजती है और मैच स्टार्ट हो जाता है। टेलर अपने सिग्नेचर जोश के साथ आगे बढ़ता है और लूसी पर पंच मारने जाता है, लेकिन लूसी सिर्फ एक ही लाइटनिंग स्पेल में उसे दीवार तक फेंक देती है। एड देख रहा होता है और जानता है कि टेलर हार नहीं मानता। जैसे गेम की स्टोरी में होता था, टेलर अपनी तलवार उठाता है और लूसी की तरफ बढ़ने लगता है और लूसी को ऑफवर्ड पकड़ लेता है और सब कुछ गेम के सीन जैसा होता है। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लूसी लाइटनिंग मैजिक की जगह ब्लॉकिंग स्पेल का यूज करती है। टेलर वहीं रुक जाता है। फिर वो विंड मैजिक का यूज करके उसे दूर तक उड़ा देती है। टेलर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है। अनाउंसर अनाउंस करता है लूसी जीत गई है। ये देखकर एड शॉक रह जाता है। टेलर को तो फाइट जीतनी चाहिए थी। ये छोटा सा चेंज भी ओरिजिनल स्टोरी को पूरी तरीके से बिगाड़ दे सकता है। उसे डर लगता है कि अब आगे क्या होगा। लोग लूसी के लिए चीयर करते हैं और टेलर हार के साथ हॉल से चला जाता है।
एड अंदर से काफी ज्यादा पैनिक फील करने लगता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। लूसी ने जो मैजिक यूज किया था वो नॉर्मल नहीं था, वो एक कॉन्टिन्यूस मैजिक था। ऐसा मैजिक सिर्फ तभी मिलता है जब कोई हाई क्लास स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। लूसी और फॉरेस्ट स्पिरिट मेरिल्डा का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन एड के कैंप में लूसी का आना शायद गलती से उसका मेरिल्डा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो। इसी वजह से वो अब ओरिजिनल स्टोरी से ज्यादा पावरफुल हो गई है। एड खुद को ब्लेम करता है। वो जानता है टेलर की हार उसकी गलती है। स्टोरी लाइन अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। नेक्स्ट मैच का अनाउंसमेंट होता है, एड रॉच टेलर वर्सेस प्रिंसेस फेनिया। प्रिंसेस अभी भी एड से बदला लेना चाहती है और मैच के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एड उसे देखता भी नहीं। वो सीधे टेलर के पीछे भागता है जो भी हॉल से निकल रहा है। टेलर की हार सिर्फ हार नहीं है, ये पूरी स्टोरी लाइन को डेंजर में डाल सकती है। ओरिजिनल स्टोरी में एड का कैरेक्टर इस क्वेस्ट से पहले ही एक्सपेल हो चुका होता है, लेकिन अब वो अभी भी यहाँ है। इसी वजह से सब कुछ चेंज हो गया। टेलर के पास पहुंच के एड उससे कहता है गिव अप मत करना, टेलर की हार सिर्फ एक सेटबैक है। एड जानता है टेलर का एकेडमी में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी के लिए एसेंशियल है। अगर वो चला गया तो कहानी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। एड टेलर को मोटिवेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ याद दिलाता है, उसका पोटेंशियल। एड अंदर से जानता है वो सिर्फ टेलर के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए भी फाइट कर रहा है। अगर टेलर हार मानने लगा तो एड के लिए सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर प्रिंसेस फेनिया की बात करें तो पहला आदमी जिसने उसकी जजमेंट एबिलिटी को पहचाना वो था एम्परर क्रोल। कई लोग सोचते हैं कि वो डिवाइन गिफ्ट है, लेकिन उसका अपना डेवलप किया हुआ स्किल है। रॉयल पैलेस की पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरेसीज के बीच उसने एबिलिटी सरवाइव करने के लिए बनाई। इसी वजह से फेनिया अपनी जजमेंट पर इतना ट्रस्ट करती है। वो इंपीरियल फैमिली के अंधेरों को देख चुकी है, इस एबिस में जा चुकी है। इसी वजह से उसका ऑब्जर्वेशन इतना शार्प है। जब भी वो किसी अपोनेंट को जज करती है तो उसकी आंखों में सीधा देखकर सब समझ जाती है। मैच से पहले एड कैजुअली कहता है ज्यादा जोर मत लगाना। फेनिया भी रिप्लाई करती है तुम भी। ऑडियंस में लोग एड रॉच टेलर के बारे में लोग हार्श कमेंट्स करते हैं। गेम की ओरिजिनल स्टोरी में एड पहले टेलर को बुली करता था, फिर उसी को चीयर करता था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेट लगता था। वो सीनियर्स के पावर्स का मिसयूज करता था। जब उसका कोई भी पैंतरा नहीं चला तो उसने एग्जाम में चीटिंग की और फाइनली एक्सपेल हो गया। एड जानता है कि उन लोगों की बातें गलत नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी में वो एक विलन था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैच शुरू होता है। फेनिया एक पानी का गोला बनाती है और एड पर फेंक देती है उसे टेस्ट करने के लिए। उसे लगता है कि एड या तो फायर या विंड मैजिक से बचेगा, लेकिन एड ना तो डॉज करता है और ना ही वो अपने आप को डिफेंड करता है। वो बस वहीं खड़ा रहता है और डायरेक्ट हिट लेता है। फेनिया शॉक हो जाती है। तभी एड शांत आवाज में डिक्लेयर करता है कि उसने हार मान ली है। बिना ट्राई किए ही वो जीत फेनिया को दे देता है। ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगती है और प्रिंसेस फेनिया के लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं एड को जो लोग जोर जोर से बू करते हैं उसे टेलर से भी बेकार बोलते हैं। इसके बावजूद एड शांति से प्रिंसेस के पास जाता है, उसका थैंक यू करता है मैच के लिए और चुपचाप अरीना से निकल जाता है। फेनिया और भी ज्यादा क्यूरियस होती है। वो सोचने लगती है एड ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसे डुएल में कभी भी इंटरेस्ट था ही नहीं, और नहीं तो क्यों। असल में एड ने जानबूझकर मैच छोड़ा है। वो नहीं चाहता कि वो फेनिया के रोल में इंटरफेयर करे, क्योंकि उसे पता है स्टोरी में फेनिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड तुरंत एरिना छोड़कर टेलर को ढूंढने निकलता है। उसके अकॉर्डिंग टेलर ही स्टोरी का असली प्रोटैगनिस्ट है, प्रिंसेस फेनिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो चाहता है कि टेलर गिव अप ना करे। जैसे ही एड टेलर को ढूंढ रहा होता है, अचानक से फेनिया उसके पीछे आ जाती है, जोर से हाँफते हुए। वो अकेली होती है, बिना किसी एस्कॉर्ट के। ये देखकर एड काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फेनिया गुस्से में चिल्लाती है। वो एड से पूछती है तुम्हारे असली इंटेंशंस क्या हैं। वो इल्जाम लगाती है कि एड कभी मैच जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, उसका सिर्फ स्टेज से निकलने का प्लान था। फेनिया की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है। वो मानती है कि एकेडमी के लोगों से थक चुकी है, क्लासमेट्स, प्रोफेसर्स और सर्वेंट्स तक से। उसे सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता है, स्पेशली एड का बिहेवियर। वो पूछती है तुम हो कौन, लेकिन उसका डाउट और ही बढ़ जाता है। तब एड शांति से उसके पास आता है, उसके शोल्डर्स पर हाथ रखता है और कहता है रिलैक्स करो। वो उसे
डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाता है और बोलता है धीरे धीरे सांस लो। एड की शांति फीनिया को थोड़ा सुकून देती है। थोड़ा काम होकर फीनिया रियलाइज करती है कि पहले उसका बिहेवियर सही नहीं था। वो एड से माफी मांगती है। एड देखता है कि वो थोड़ा रिलैक्स हो गई है तो वापस टेलर को ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी फीनिया अपने स्ट्रगल शेयर करने लगती है। रॉयल पैलेस की पॉलिटिक्स, डेली प्रेशर ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। अपना बल हल्का करने के बाद वो एड से पूछती है कि तुम टेलर का पीछा क्यों पड़े हो। उसे लगता है कि टेलर की लाइफ ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब है और एड उसका फायदा उठाना चाहता है या उसकी बेइज्जती देखना चाहता है। एड जानता है कि फीनिया की बात में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। वो डायरेक्टली जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि अभी वो समय नहीं है सब कुछ बताने का। फीनिया फिर से गुस्सा हो जाती है। वो डिमांड करती है पहले तुमने टेलर को बुली किया, अब उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो। एड हर सवाल से बचता है, वेग और अनरिलेटेड आंसर्स देता है। फीनिया और गुस्सा होती है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं, इसीलिए वो एड को जाने देती है। लेकिन उसे शक बना रहता है। दरवाजे के पास एड रुक जाता है और फीनिया की तरफ पलट कर कहता है तुम्हें पॉलिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है। एकेडमी पैलेस जैसा नहीं है, यहाँ सब कुछ तुम पर डिपेंड नहीं करता। फीनिया उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। कोई पहली बार उसकी सिचुएशन को समझ पाया है। एड को पता होता है कि उसकी बातें शायद फीनिया पर काफी ज्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल गई हैं। वो फीनिया को छोड़कर टेलर को ढूंढने निकल पड़ता है और वो उम्मीद करता है कि अभी भी काफी देर नहीं हुई है। आखिरकार एड टेलर को ढूंढ लेता है। वो अकेला बैठा होता है, अपनी टूटी तलवार हाथों में लिए, उदास और खोया हुआ। जैसे ही एड टेलर के पास जाने लगता है उसके सामने कोई आ जाता है और ये कोई और नहीं, इस गेम की मेन हीरोइन ट्रिस होती है। वो एड को रुकने के लिए कहती है और टेलर को और तकलीफ ना देने की वार्निंग देती है और वो फर्मली कहती है टेलर को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो एड को अक्यूज करती है, फिर उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है टेलर को। तभी कुछ शॉकिंग होता है। टेलर जो बिल्कुल ब्रोकन और हारा हुआ लग रहा था खड़ा हो जाता है। वो एड से पूछता है तुम अभी तक एकेडमी में क्यों हो। एड उसकी हिम्मत देखकर चौंक जाता है। इतनी बड़ी हार के बाद भी टेलर गिव अप नहीं करता। एड जानता है टेलर की असली स्ट्रेंथ उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड है, जिसमें वो इसला का इन्फ्लुएंस भी क्लियरली देखता है। उसकी बचपन की फ्रेंड जो हमेशा उसका सपोर्ट करती है। टेलर एड से डायरेक्टली पूछता है तुम्हारे असली इंटेंशंस क्या हैं। एड सिर्फ इतना कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप ड्यूएल में बहुत अच्छी थी। वो टेलर को सच में कॉम्प्लीमेंट करता है गेम के अनुभव के बेसिस पर। फिर एड वहां से निकलने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ देखने आया था, उसका कोई प्लान, कोई चाल या कोई सीक्रेट मोटिव नहीं था। टेलर शायद अभी भी डाउट में हो, लेकिन एड को सुकून मिलता है कि स्टोरी लाइन थोड़ी फिर से लाइन पर आ गई है। लेकिन टेलर अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। जैसे ही एड जाता है टेलर और इल्सा उसे गुस्से से देखते हैं। उन्हें लगता है कि एड बस कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। तभी अचानक से एक जोर का एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से हॉल हिलने लगता है और ये सब एक पावरफुल मैजिक स्पेल के असर से होता है। एड तुरंत पहचान जाता है कि गेम का वही सीन है, द लेजेंडरी डुएल गोल्डन डॉटर लॉर्डल वर्सेस जेनिका फेलोवर। ओरिजिनल स्टोरी में गेम और बाकी मेन कैरेक्टर्स इस मैच को हॉल में देखते हैं, लेकिन स्टोरी के चेंजेस की वजह से टेलर और इस्लाम बाहर हैं। एड सोचता है कि कोई बात नहीं, मैच हो रहा है, शायद वो लोग बाहर से देख रहे होंगे। ये डुएल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जीतेगा वही एक्ट 1 का फाइनल बॉस बनेगा। जेनिका और लॉर्टल की लड़ाई काफी इंटेंस हो जाती है। लॉर्टल आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है जेनिका के फायर स्पिरिट को रोकने के लिए, लेकिन फायर स्पिरिट इतनी पावरफुल होती है कि वो आइस को पिघला देती है और लॉर्टल को हिट करती है, जिसकी वजह से जेनिका मैच जीत जाती है। पब्लिक जेनिका के लिए चीयर करती है, खुश होती है। एक सेकेंड स्टूडेंट जीत गई, लेकिन जेनिका नोटिस करती है कि लॉर्टल को मेडिक्स ले जा रहे हैं। उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि उसने गलती से एक इंटरमीडिएट मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर लिया था जो रूल्स के अगेंस्ट था। लकीली किसी ने ये नोटिस नहीं किया, लेकिन जेनिका अंदर से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। ओरिजिनल गेम स्टोरी के मुकाबले अब लूसी टेलर को हरा देती है और पूरा क्वेस्ट खत्म होता है जेनिका के सीनियर बनने के साथ, जो पास्ट स्टूडेंट्स के प्राइड को प्रोटेक्ट करती है। एड ये सब देखकर सोचता है जेनिका के लिए अब सब कुछ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन उसके लिए ये काफी ज्यादा रिलीफ है क्योंकि अब शायद जेनिका उसे कैंप में डिस्टर्ब करना बंद करे।
एड डिसाइड करता है कि मेन कैरेक्टर से दूर ही रहेगा, क्योंकि उनके साथ इन्वॉल्व रहने से सिर्फ टेंशन ही मिलती है। ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग क्वेस्ट के 2 हफ्ते बाद एड खुद को इम्प्रूव करने में लग जाता है। इस दौरान उसके स्टैट्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। अब वो बिना किसी मेन कैरेक्टर के सपोर्ट के सरवाइव और स्टडी कर सकता है। उसका स्टैमिना, बॉडी और स्किल्स सब स्ट्रांग हो जाते हैं। एक दिन जब वो नदी में नहा रहा होता है तो जेनिका चुपके से उसके पास आती है। ये देखकर एड एम्बेरस्ड होकर चिल्लाता है कि उसने उसकी प्राइवेसी इन्वेड की है। बाद में दोनों कैंप फायर के पास बैठ जाते हैं। जेनिका कहती है कि उसे एड का कैंप बहुत पसंद है, जैसे कोई सीक्रेट बेस हो किसी एडवेंचर के लिए। फिर वो कहती है कि उसे एड से एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। एड पूछता है कि वो अपने बाकी फ्रेंड्स को छोड़कर उसके पास क्यों आई। जेनिका बताती है कि एड के जाने के बाद उसका मैच लॉर्टल से जीत में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसने गलती से एक बैंड इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे लॉर्टल इंजर्ड हो गई। अब उसे गिल्ट हो रहा है और लग रहा है कि उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। वो अपने फ्रेंड से रीअश्योरेंस नहीं चाहती, क्योंकि वो सब कहेंगे कि उसने सही किया। इसीलिए वो एड का एक बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन चाहती है। क्या उसे लॉर्टल से माफी मांगनी चाहिए? एड कहता है जो तुम्हें सही लगे वही करो। अगर तुम्हें लगता है माफी मांगनी चाहिए तो मांगो। जेनिका बबली और शेयरफुल है, सबकी फेवरेट फ्रेंड, लेकिन गिल्ट या सेल्फ क्रिटिसिज्म से गलतियां नहीं मिटेंगी। लोग चाहे जितना सपोर्ट करें, लेकिन उसे सच नहीं बदलेगा। एड की बात सुनकर जेनिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि एड बिना किसी की साइड लिए बिल्कुल सच बोलता है। उसे लगता है कि एड अब पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। वो याद करती है कि जब एड ने उससे पैसे मांगे थे तब भी उसके बिहेवियर में डिस्परेशन नहीं थी, बल्कि एक सटल सिग्नल था कि वो अपने आप को उससे दूर रखे। जेनिका को एड इंटरेस्टिंग लगता है और वो एडमिट करती है कि वो उसे काफी पसंद करती है। वो कहती है काश और लोग एड के जैसे होते। वो उसके लिए एक अजीब पर कंफर्टिंग रीअश्योरेंस बन गया है। मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लॉर्टल उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, बार बार उसे बुला रही होती है। एड समझ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। फेल्ड स्वर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया गेम में एक मास्टरपीस है, जिसमें सिर्फ कुछ प्लेयर्स ही ट्रू एंडिंग तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर नए प्लेयर्स अर्ली स्टेज में गलत डिसीजंस लेकर बैड एंडिंग फेस करते हैं। लॉर्टल गेम के अर्ली पार्ट में एक हिडन हीरो होती है, पीनिया जैसे ओपनली एडमायर्ड कैरेक्टर से अपोजिट। लॉर्टल को विलेन समझा जाता है, लेकिन उसका रियल रोल स्टोरी के एंड में रिवील होता है। बैड आउटकम से बचने के लिए एड डिसाइड करता है कि वो लॉर्टल के प्लान्स में फंसने वाला नहीं है। वो हर डिसीजन में और भी ज्यादा कॉशियस रहने लगता है। लॉर्टल कॉन्टिन्यूसली एड का पीछा करती है और एक पॉइंट पर उसके सामने आकर एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहती है सिर्फ 2 घंटे दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट करना है। एड एनॉयड होता है और पूछता है कि वो कितनी देर तक उसका पीछा करेगी। लॉर्टल प्लेफुली कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एड उसे इतना इग्नोर करेगा। लॉर्टल कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वो मैग्नेट एलीट केचम की बेटी है और एकेडमी के पॉलिटिक्स में प्रिंसेस फीनिया के साथ राइवलरी में है। एड को इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उसके ट्रैप में फंसने से बचने के लिए और भी तेज चलने लगता है, लेकिन लॉर्टन स्वीट बातें करते हुए उसका अटेंशन जीतने की कोशिश करती है। वो ऑफर करती है कि अगर एड को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसकी मदद करेगी। एड कहता है ऐसे प्रॉमिसेस मत करो जो तुम वैसे भी निभा नहीं सकती, लेकिन लॉर्टल इजीली गिव अप नहीं करती। वो फिर भी उसके सामने आती है और कहती है लोग कहते हैं तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अपनी बात को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लॉर्टल 3 गोल्ड कॉइन्स निकालती है, जो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पूरे महीने की इनकम के बराबर हैं, और एड की पॉकेट में डाल देती है। उसका प्रपोजल सिंपल होता है। वो चाहती है कि एड जेनिका का फ्रेंड बने। फिर वो एक क्लेवर स्माइल के साथ कहती है ज्यादा लोग मेरे साइड में होंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एड उसे ध्यान से देखता है और पूछता है तो गोल्डन डॉटर अपने कनेक्शंस खरीदती है। वो समझ जाता है कि लॉर्डल ऑलरेडी अपना पॉलिटिकल गेम खेल रही है। वो एलाइज गैदर कर रही है अपनी पावर को बिल्ड करने के लिए, और ये सब देखकर एड और भी ज्यादा इंप्रेस्ड होता है। वो हाथ बढ़ाकर हैंडशेक करता है और लॉर्टल के एम्बिशंस को एक्नॉलेज करता है। हैंडशेक के दौरान एड उस लड़की को एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। वो लॉर्टल से कहता है कि जो लोग हमेशा से अमीर रहे हैं
थोड़ी सी गरीबी भी उनकी हिम्मत तोड़ सकती है, लेकिन जो लोग पहले से ही डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा पैसा ही काफी होता है। अपना गुरूर छोड़ने, अपने परिवार को धोखा देने या खुद को बेचने के लिए डेस्परेट लोगों का फायदा उठाना बहुत आसान होता है और आम भी। पर एड ना तो डेस्परेट है और ना ही किसी चालाक डील के लिए पैसे लेना चाहता है। ये कहकर एड अपना हाथ वापस खींच लेता है और सिक्के उसकी हथेली में लौटा देता है, फिर वहां से चला जाता है, लॉर्टल को हैरान और थोड़ा डिप्रेस छोड़कर। लेकिन एड अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि अगर वो पैसा ले लेता तो उसके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती, लेकिन वो कहानी का फ्लो बदलना नहीं चाहता। लॉर्टल केचॉन एड के साफ इनकार से हर्ट नहीं होती। वो अच्छी तरह से जानती है कि फायदे और रिस्क का बैलेंस कैसे मैनेज करना है। गेम में वो एक परफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट के रूप में जानी जाती है, हर मौके का फायदा उठाने वाली। उसका गोल है जेनिका फेलोवर को अपना पॉलिटिकल एलाय बनाना। रात को जेनिका लॉर्टल के क्वार्टर्स में आती है। लॉर्टल एक मिस्chievous स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है और मजाक में बोलती है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेनिका यहाँ आएगी। उस फाइट के बाद ये उनका पहला फेस टू फेस मिलना है। जेनिका अपोलोजाइज करती है कि उसने ज्वाइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान एक इंटरमीडिएट लेवल का स्पेल का इस्तेमाल किया था जो रूल से खिलाफ था। वो लॉर्टल के चोटों को देखकर कंसर्न दिखती है, लेकिन लॉर्टल उसे लाइटली लेती है और कहती है मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। फिर जेनिका मजाक में टॉपिक शिफ्ट कर देती है और पूछती है कि लॉर्टल और एड की बात कैसी गई। लॉर्टल थोड़ा सरप्राइज होती है और प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। जेनिका फिर अपने स्पिरिट पावर्स का जिक्र करती है और कहती है कि वो यूजुअली उन्हें पर्सनल मैटर से दूर रखती है, लेकिन दूसरों की बातें सुनना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही लॉर्टल थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। जेनिका इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए अपनी सीनियोरिटी असर्ट करती है और कहती है कि लॉर्टल का गोल्ड कॉइन का यूज सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक है, असली इमोशन से काफी दूर। वो कहती है कि असली रिश्ते और सच्चाई पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। जेनिका एड के अप्रोच की तारीफ करती है, उसे ज्यादा जेन्युइन और हार्टफेल्ट बताते हुए। फिर जेनिका खुद पर हंसती है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही शो ऑफ कर दिया था। जाने से पहले वो एक बार फिर माफी मांगती है ट्रेनिंग के दौरान चोट पहुंचाने के लिए और कहती है कि एक दिन लॉर्टल भी उसके जैसे हाई लेवल स्पिरिट समन कर पाएगी, बस उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जैसे ही जेनिका चली जाती है, लॉर्टल उसके बारे में सोचती है। वो रियलाइज करती है कि जेनिका उतनी सीधी और इनोसेंट नहीं है जितना कि लगती है। उसकी चीयरफुल पर्सनालिटी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल लड़की छुपी हुई है जो इस डार्क वर्ल्ड में सरवाइव करना जानती है। लेकिन लॉर्टल को लगता है कि जेनिका कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे वो खुद किसी स्ट्रगल से गुजर रही हो। वहीं दूसरी तरफ एड अपने कैंप में कपड़े सुखाने के बाद उन्हें उतार रहा होता है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उन्हें उड़ा ले जाता है। ये सब होता है बेला की वजह से। सिल्वेनिया के एविस टॉर्मेंटरी की सीनियर मेड जो पहले एड को डॉम से निकाल चुकी है, वो एड के करंट हाल को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, लेकिन वो कहती है कि उसमें कुछ अच्छे बदलाव दिख रहे हैं। ऑफिस हॉल की मेड्स सब कुछ परफेक्ट करती हैं, फिर चाहे वो सफाई हो या फिर कुकिंग। एड बेला के बास्केट में भरे हुए फॉरेस्ट के प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा स्टन रह जाता है। जब वो उसके कैंप में आती है, बेला कहती है इतना शर्माओ मत, जो पूछना है पूछो। एड तुरंत बास्केट मांग लेता है। उसे पता होता है कि ये उसे काम आएगी मेडिसिन, फूड और यूजफुल टूल्स बनाने में। वो इस मौके का फायदा उठाकर बेला के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहता है। शाम को एड अपने बनाए टूल्स और खाने का मजा लेता है, लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक से एक इंसान आसमान से टपक कर उसका पूरा टेंट तोड़ देता है और एड की जान जाते जाते बचती है। वो होती है लूसी। अपने कैंप को इस तरीके से तबाह देखकर एड गुस्से से भर जाता है। वो लूसी पर चिल्लाता है कि उसने उसे मार ही दिया होता। जब वो पूछता है कि ये सब क्यों हुआ, लूसी बताती है कि बेला उस पर गुस्सा थी क्योंकि वो सुबह से क्लास मिस कर रही थी। इसीलिए लूसी डर के मारे सीधा एड के कैंप में टेलीपोर्ट हो गई, जिसे उसने बिल्कुल सेफ जगह समझा, लेकिन एक्सीडेंटली उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। बिना किसी गिल्ट के लूसी एड से पूछती है कि तुम्हारे पास बीफी चर्क है। एड गुस्से से उसके सिर पर थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है। वो ये देखकर हैरान होता है कि सबसे पावरफुल मेज ने अपने आप को बचाया क्यों नहीं।
लूसी बताती है कि उसका मैजिक खत्म हो चुका है। ये सुनते ही एड तुरंत डिसाइड करता है कि अब उसे लूसी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लाइब्रेरी में एड एक बुक ढूंढ रहा होता है जिसमें उसे रियल वुड का घर बनाना सिखाने की टेक्निक लिखी हुई होती है। फिर वो मटेरियल्स को समझता है, डिजाइन प्लान करता है और आखिरी में फिनिशिंग टेक्निक्स को सीखता है। जैसे ही टाइम खत्म होने वाला होता है, एक लड़की उसके पास आकर उसकी डेडिकेशन की तारीफ करती है। एड सोचता है कि शायद ये लाइब्रेरियन की असिस्टेंट है, इसीलिए वो देर तक रुकने के लिए तुरंत माफी मांगता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। वो अपना नाम एलन बताती है, जो कि मैजिक फैकल्टी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। लेकिन जैसे ही एड अपना नाम बताता है, एला थोड़ा चौंक जाती है। एड ऐसा रिएक्शन देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसका कैरेक्टर पहले से ही बहुत ज्यादा इनफेमस है। कि एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि एड अफवाहों से काफी अलग लगता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि एड ने इतनी जल्दी एलिमेंटल स्टडीज की मुश्किल किताबें पढ़कर समझ भी ली हैं। वो मानती है कि ये विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि ये वही एड है जिसके बारे में सब बुरी बुरी बातें करते हैं। जाने से पहले एला कहती है कि वो एड के लिए चीयर करेगी और उसे सेफ जर्नी विश करती है, क्योंकि अब उसे अपने डॉम में वापस जाकर सफाई करनी है। एड उसकी काइंड वर्ड से थोड़ा इनकरेज फील करता है। अचानक एक जोर का धमाका होता है। लाइब्रेरी की जमीन हिलने लगती है, किताबें रैक से गिरने लगती हैं और वो सीधा आकर एड और एला पर गिर जाती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यही मोमेंट गेम के एपिसोड 1 के फाइनल चैप्टर की शुरुआत है। कैंपस में स्टूडेंट्स एक टेम्परेरी कैंप की तरफ दौड़ते हैं, जिसे कि इस गेम का मेन कैरेक्टर टाइलर लीड कर रहा होता है। उनमें से एक स्टूडेंट आया डिजास्टर देखते ही स्पिरिट बुक की एक लाइन याद कर दी है, जिसमें लिखा होता है, सबसे पावरफुल डार्क स्पिरिट ग्लास्किन के समनिंग रिचुअल के बारे में। जब आया एक्सप्लेन कर दिया है, तो फीनिया बहुत ध्यान से सुनती है, क्योंकि जो कोई स्पिरिट से बहुत ही ज्यादा गहरा कनेक्शन रखता हो वही ग्लास्किन को समन कर सकता है, और वो इंसान है जेनिका फेलोवर। स्टोरी लाइन के मुताबिक जब जेनिका, जो एक्ट 1 की फाइनल बॉस बन चुकी है, अपने डार्क स्पिरिट पर अपना कंट्रोल खो दिया है, अब वो स्पिरिट उसे कंप्लीटली पॉसेस कर चुकी है। फीनिया समझ जाती है टेम्परेरी कैंप में प्रोटेक्टिव बैरियर्स कुछ ही देर के लिए काम करेंगे। टेलर सबको स्टूडेंट सेंटर की तरफ चलने के लिए कहता है। वो समझता है अगर ग्लास्किन फुली मैनिफेस्ट हो गई तो बहुत ज्यादा लोगों के मरने का खतरा है, इसीलिए इन सबको जल्दी ही एक्शन लेना होगा। रॉयल गार्ड का कैप्टन स्टूडेंट्स को तसल्ली देते हुए कहता है कि फैकल्टी और एक्सपर्ट मेजर्स जल्दी ही इंटरवीन करेंगे और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन तभी एल्वारा एनिस्टन, जो एल्केमी फैकल्टी की आउटस्पोकन मेंबर है, कहती है कि अभी एक्शन लेना जरूरी है। वो वार्न करती है डार्क स्पिरिट की पावर इतनी ज्यादा है कि हम हेल्प का इंतजार नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब प्रिंसिपल ऑयल शहर से बाहर हैं। एल्वारा तुरंत वॉलंटियर्स मांगती है जो थ्रेट का सामना कर सकें। सेल्बियस, जो कॉम्बैट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट और एक की कैरेक्टर है, तुरंत मना कर देता है। वो क्लियरली डरा हुआ है डार्क स्पिरिट की इमेंस पावर से। वो बताता है कि इंटरमीडिएट लेवल स्पिरिट्स बिल्डिंग को गार्ड कर रहे हैं जहां जेनिका है, और अंदर जो हाई रैंक्ड स्पिरिट्स भी हैं, टार्किन और फिलोसोफर। वो कहता है बिल्डिंग में घुसना मतलब सुसाइड करना, और वो इसे स्ट्रांगली अपोज करता है। एल्वारा कंफ्यूज होती है कैसे जेनिका एक स्टूडेंट होकर इतने पावरफुल स्पिरिट समन कर पाई, स्पेशली ग्लास्किन जैसा डार्क स्पिरिट। ऐसा जो डार्क स्पिरिट्स के बारे में नॉलेज रखती है, बताती है कि डार्क स्पिरिट्स स्पिरिट सॉर्सरर्स के नेचुरल एनिमीज होते हैं। इनका ओवरवेलमिंग पावर अक्सर स्किल्ड सॉर्सरर्स के कंट्रोल से बाहर होता है। शायद इसी वजह से जेनिका इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। अब ये डार्क स्पिरिट्स जेनिका की एबिलिटीज का यूज कर रहे हैं, टार्किन और फिलोसफर की मदद से ग्लास्किन को समन कर, जिसके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स अभी भी मिस्ट्री हैं। सब लोग बेस्ट एक्शन प्लान पर डिबेट कर रहे होते हैं। तभी जिक्स उठता है और कहता है कि जल्दी ही डिसीजन लेना होगा। वो सजेस्ट करता है कि सिर्फ प्रिंसेस फीनिया ही है प्रॉपर स्ट्रेटजी दे सकती है। सबकी नजर फीनिया पर चली जाती है। फीनिया को
एड की पहले की बात याद आती है, जिसमें एड बर्डन और पीस ऑफ माइंड की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। पीनिया थोड़ा सोचती है, फिर वह अपना प्लान अनाउंस करती है कि हर साल के टॉप स्टूडेंट्स और रॉयल गार्ड्स ही इस मिशन के लिए वॉलंटियर करेंगे। पीनिया उन्हें 1 घंटे में तैयार होने का ऑर्डर देती है, जेनिका को फ्री करने के लिए और ग्लासकीन के समनिंग को रोकने के लिए, ताकि और ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। प्रिंसेस फीनिया सबको हिम्मत बनाए रखने के लिए इनकरेज करती है और प्रॉमिस करती है कि मिशन की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगी। तभी एक स्टूडेंट भागते हुए पास आता है, जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ और परेशान होता है। वो फीनिया को बताता है कि टीचिंग एरिया के लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही ओशन आर्काइव्स को बचाने के लिए ऑड्री हॉल को डिफेंड कर रहे हैं। फीनिया रियलाइज करती है कि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तभी एक लड़की डर से कांपती हुई प्रिंसेस फीनिया के पास आती है और इमरजेंसी रिपोर्ट करती है। एला, जो लाइब्रेरियन अप्रेंटिस है और एक सोफमोर स्टूडेंट लाइब्रेरी में फंसे हुए हैं। एला का नाम सुनते ही जिक्स तुरंत रिएक्ट करता है। वो तुरंत लड़की को पकड़कर पूछता है, क्या एला अभी भी लाइब्रेरी में है? जब लड़की कंफर्म करती है तो जिक्स पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि उसे तुरंत एला को बचाना होगा, क्योंकि एला के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। फीनिया तुरंत इंटरवीन करती है जिक्स को शांत करने के लिए। वो याद दिलाती है कि उसकी टॉप प्रायोरिटी जेनिका और डार्क स्पिरिट्स को रोकना है। फीनिया जिक्स को तसल्ली देती है कि एला शायद सेफ है, क्योंकि एक सॉफ्टमोर स्टूडेंट उसके साथ है। लेकिन जिक्स डाउट करता है और पूछता है कि एक अननोन स्टूडेंट्स पर एला को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे भरोसा किया जा सकता है। फीनिया उस लड़की की तरफ मुड़ती है और पूछती है, क्या उसे पता है कि लाइब्रेरी में जो सॉफ्टमोर स्टूडेंट है वो कौन है? लड़की डर के मारे कांप रही होती है और जवाब देने में हिचकिचाती है। जिक्स बेसब्र हो जाता है और उससे जोर से पूछता है। आखिरकार लड़की कांपती आवाज में बताती है कि वो सॉफ्टमोर स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि एड रॉस टेलर है। ये सुन के सब लोग झटके में आ जाते हैं। लड़की रोने लगती है और माफी मांगते हुए कहती है कि उसने लाइब्रेरी छोड़ दी थी और उसकी जिम्मेदारी एला को देकर आई थी, क्योंकि एड देर रात तक लाइब्रेरी में रुकता था और उसकी प्रेजेंस उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी। ये सुनकर जिक्स आग बबूला हो जाता है। कुछ चिल्लाते हुए कहता है, मैं एला को उस एड के साथ एक भी पल अकेला नहीं छोड़ सकता। उससे गुस्सा और चिंता सबको टेंशन में डाल देती है। तभी फीनिया कैजुअली कहती है, रिलैक्स जिक्स, इस बार हमें एड पर भरोसा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन जिक्स को फीनिया की बात बिल्कुल ही मजाक नहीं लगती। इसीलिए वो गुस्से में और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो जोर से छलांग लगाता है और अंधेरे को चीरते हुए एड का नाम जोर से चिल्लाते हुए लाइब्रेरी की तरफ भागने लगता है। जिक्स की कहानी बाकी सबसे अलग है। वो कभी उत्तर के बंजर मैदानों में अकेला भटकता था, क्योंकि छोटी सी उम्र में अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था। इसीलिए जंगल जैसे जीवन में वो जानवरों की लाशें या हिरणों का शिकार करके अपना गुजारा करता था। लोग उससे डरते थे और उसे कठोर जमीन का दरिंदा समझते थे। लेकिन जब उसकी मुलाकात एला से हुई तो सब कुछ बदल गया। एला और उसका परिवार उसके साथ इंसानियत से पेश आते थे। उन्होंने जिक्स को एक नया जीवन दिया, जंगल से निकालकर एक इंसान बनाया। इसीलिए एला उसकी दुनिया बन गई और अब वो एला को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब जिक्स लाइब्रेरी पहुंचता है तो वो अंधेरे को चीरते हुए सीधा दरवाजा तोड़ देता है और एड का नाम जोर से चिल्लाता है। उसने सिर्फ एड्स के बारे में रूमर सुने थे, चीटिंग, बुलिंग, इनफैक्ट जो भी बुरी बातें हो सकती हैं वो सब एड करता था। जब वो अंदर जाकर देखता है तो एड एक दीवार के सहारे खड़ा होता है, लहूलुहान, मुश्किल से खुद को संभाले हुए। जिक्स उसे कॉलर पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है, एड, एला कहाँ है? एड सिर्फ एक उंगली से इशारा करता है। जिक्स तुरंत उस डायरेक्शन में भागता है। वो देखता है एला एक बुक शेल्फ के ऊपर सोई हुई है, वही बिल्कुल सुरक्षित। ये देखकर जिक्स को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, लेकिन उसकी नजर बुक शेल्फ में बनी एक बैरिकेड पर पड़ती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि बैरिकेड किसने बनाया। तभी उसकी नजर पड़ती है एला के ऊपर पड़े हुए खून से सने हुए एक कोट पर, और उसके बगल में एक बोर्ड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं। तभी उसे समझ में आ जाता है ये सब एड ने किया। वो लड़ते लड़ते चोट खा गया। फिर उसने एला को उठा के बुक शेल्फ के ऊपर रखा, बैरिकेड बनाया, इंस्ट्रक्शंस लिखे और वहां से जाने लगा। तभी फ्लैशबैक में दिखता है कि एड अपनी ट्रेनिंग के बल पर भारी बुक शेल्फ उठाता है, एला को एक कंधे पर उठाता है और बैरिकेड को बनाकर उसे सुरक्षित करता है। फिर वो लाइब्रेरी की विंडो से समनिंग रूम देखता है पर कर्टन बंद कर देता है। वो डिसाइड करता है कि वो इस मेन स्टोरी लाइन में इंटरफेयर नहीं करेगा।
उसके दिमाग में जेनिका का थॉट आता है और वो सोचता है कि इतनी बड़ी स्पिरिट कनेक्शन कैसे है। डार्क स्पिरिट्स एला के पास आते हैं, एड उनसे भिड़ जाता है और इंटरमीडिएट लेवल के स्पिरिट्स को मार गिराता है, जिसकी वजह से उसके स्टैट्स थोड़े बढ़ जाते हैं और वो कुछ नई स्पिरिट कनेक्शन एबिलिटीज भी अनलॉक करता है। वो सोचता है कि मैं भी एक स्पिरिट यूजर बन सकता हूँ। जिक्स एला को कंधे पे उठा के एड से पूछता है, लाइब्रेरी में क्या हुआ? एड कैजुअली कहता है, मैं बस ट्रेनिंग कर रहा था। ये सुनकर जिक्स हंस पड़ता है और एड से कहता है, तुमने एला की जान बचाई, मैं एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। एड जिक्स को पहचानता है क्योंकि जिक्स टेलर का बेस्ट फ्रेंड और इस गेम का की कैरेक्टर है। वो जिक्स से कहता है, टेलर के पास जाओ, अब सब कुछ बिगड़ रहा है, सिर्फ तुम दोनों मिलकर इसे ठीक कर सकते हो। ये सुनकर जिक्स को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, एड टेलर के बारे में इतना अच्छा कैसे बोल सकता है? वो लोग तो बहुत कम ही बात करते हैं, लेकिन एड का रियल मोटिव कुछ और ही है। उसे पता है जिक्स और टेलर की दोस्ती के बिना टेलर अपना स्लैश एलिमेंट अनलॉक नहीं कर पाएगा, और बिना स्लैश एलिमेंट के वो टार्किंग हाई रैंक स्पिरिट को भी नहीं हरा पाएगा। स्टोरी लाइन में टेलर ने एलिमेंट जिक्स के साथ डुअल में सीखा था, लेकिन अभी तक वो डुअल हुई ही नहीं। एड रियलाइज करता है स्टोरी लाइन टूट रही है और सब कुछ समय से पहले हो रहा है। जब जिक्स एला को लेकर वापस कैंप में आता है तो वो सबसे अपोलोजाइज करता है, लेकिन टीम कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, हम ऑलरेडी एक बार ट्राई कर चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। कैप्टन, सोल्जर्स और सारे स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं और अब किसी में भी टार्किन से लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। तभी एड कैंप में एंटर करता है, तब उसे देखकर चौंक जाते हैं। सबकी हालत देखकर एड सिचुएशन समझ जाता है। ग्लासकिंग का समनिंग रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर अब वो कोई भी स्टेप लेगा तो स्टूडेंट पूरी तरह से बदलने वाली है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। एड कमांड लेता है, वो दो टीम्स बनाता है, जिसमें से वो खुद को टीम का लीडर बनाता है। ये सुनकर सेल्वियस हंस पड़ता है, उसे लगता है कि एड मजाक कर रहा है, लेकिन जिक्स बीच में बोल पड़ता है, सब लोग एड की बात ध्यान से सुनो। एड समझाता है जेनिका तक पहुंचने के लिए उन्हें टार्किन को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और फिलोसोफर से निपटना होगा। वो डार्कनेस स्पिरिट जो जेनिका को कंट्रोल कर रही है, वो बताता है कि टार्किन के पास एक हार्ड शेल है, जिसकी वजह से पहली बार उनका अटैक फेल हुआ। एड ने सजेस्ट किया कि टीम को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक टीम टार्किन को डिस्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी जेनिका तक डायरेक्ट पहुंचेगी। ये सुनते ही लॉर्डल तुरंत अपोज करती है और कहती है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास इतने पावरफुल स्पिरिट से लड़ने के लिए बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं है। वो सबको याद दिलाती है कि पहले सब लोग सिर्फ किस्मत से ही बचे थे। एड मानता है कि एक बड़ा रिस्क है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि अगर जेनिका को हरा दिया टार्किन अपनी पावर खो देगा। ग्रुप डिसाइड करता है कि बे टीम में कौन रहेगा। टायलर वॉलंटियर करता है, लेकिन एड तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि टायलर को कॉम्बैट टीम में रहना चाहिए। एड खुद को लॉर्टल और सर्वियस को बे टीम में असाइन करता है, जिससे लॉर्टल और सर्वियस दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। जब लॉर्टल और सर्वियस एड के प्लान पर आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं, तब प्रिंसेस पीनिया बोल पड़ती है। वो कहती है कि भले ही उसे एड पर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन उसका प्लान सही लग रहा है। वो टीम स्प्लिट करती है, टेलर, एल्वारा, जिक्स और वो खुद जेनिका को रोकने जाएंगे, जबकि एड, लॉर्टल और सेल्वियस टार्किन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मिशन से पहले फीनिया सबको एक लास्ट कमांड देती है, चाहे कुछ भी हो, हार मत मानना। एड और उसकी टीम जब मेन हॉल कॉरिडोर तक पहुंचते हैं तो उन्हें टार्गेट दिखता है, एक जायंट फायर स्पिरिट जो काफी इंटिमिडेटिंग है। एड सबको याद दिलाता है कि प्लान को फॉलो करना है। सेल्वियस डर के मारे हेजिटेंट होता है, लेकिन एड उससे इनकरेज करता है और काम रहने के लिए कहता है। सेल्वियस खुद से कहता है कि उसका काम सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट करना है, बाकी टीम संभालेगी। हिम्मत इकट्ठी करके सेल्वियस टार्किन पर अटैक करता है और उसका ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है, पर जैसे ही वो पूछने के लिए पलट कर देखता है, वो अकेला होता है। वो पैनिक में आ जाता है। जैसे ही टार्किन उसका पीछा करता है, दौड़ते हुए सेल्वियस चिल्लाता है, एड और पूरे प्लान को ब्लेम करता है। एड कामली लॉर्डल से कहता है कि फोकस बनाए रखो, सेल्वियस अपना काम सही कर रहा है। लॉर्डल मजाक में कहती है कि शायद सेल्वियस को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, लेकिन एड तुरंत डिसएग्री करता है। वो कहता है कि उसका प्लान किसी को भी मारने का नहीं है। एड सेल्वियस को अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसे स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता है। चाहे सेल्वियस बाहर से कितना भी ज्यादा कावड़ क्यों ना लगे, लेकिन एड बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उसके पास एक हिडन स्ट्रेंथ है। टार्किन डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है। एड लॉर्डल को उसका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क देता है, स्पिरिट के अगेंस्ट एक की अटैक लॉन्च करना और दूसरी टीम के लिए रास्ता बनाना। लॉर्डल हॉल के बाहर खड़ी होकर प्रिपेयर करती है। वो एड के बारे में सोचती है
चाहे एड की रेपुटेशन कितनी भी ज्यादा बुरी हो, लेकिन वो काफी ज्यादा कूल लगता है। वो सोचती है कि सिर्फ रूमर सुनकर ही किसी को जज नहीं करना चाहिए। लॉर्टन अपने पावरफुल मैजिक से हॉल की वॉल में एक बड़ा होल बना देती है और जेनिका तक रास्ता खुल जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस पीनिया के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि पहले एड ने लॉर्टन की हिडन स्किल्स नोटिस की और उन्हें यूज किया, क्योंकि इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता था लॉर्टन के स्किल्स को यूज करने का। लॉर्टन थैंकफुल फील करती है कि उसने एड पर भरोसा किया। जैसा ही रास्ता खुलता है, लॉर्टन टार्किन के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी होती है। इसी बीच सेल्वियस उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि पहले बहुत ही ज्यादा डर गया था। वहीं दूसरी तरफ टार्किन उसका पीछा करता रहता है, जिसे देखकर एड तुरंत रियलाइज करता है कि टार्किन का प्रोटेक्टिव शेल अभी भी इंटैक्ट है और वो अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। उसे याद आता है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो इस शेल को तोड़ सके। अपनी स्टोरी लाइन की नॉलेज का यूज करके एड एक पाउच उठाता है और वो उसे लेकर हॉल के रूफ टॉप पर चढ़ जाता है। लॉर्टन खुद को टार्किन के फायर अटैक से बचाने के लिए एक बड़ी सी आइस वॉल क्रिएट कर दी है। वहीं रूफटॉप पर एड लूसी को सोता हुआ पाता है। वैसे तो लूसी इस इवेंट का पार्ट नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी है तो एड उससे भी इन्वॉल्व करने का डिसाइड करता है। वो अपना बीफ जर्की वाला पाउच खोलता है और थोड़ा सा लूसी के मुंह में डालकर उसे उठाता है। जैसे ही लूसी उठती है, एड उसे टार्किन की तरफ फेंक देता है और चिल्लाते हुए सबको नीचे झुकने के लिए कहता है। लूसी गुस्से से एड के ऊपर चिल्लाती है, लेकिन अपनी हाई रैंक स्किल डिवाइन पनिशमेंट को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से टार्किन का प्रोटेक्टिव शेल टूट जाता है और अब वो स्पिरिट पूरी तरीके से डिफेंसलेस और वल्नरेबल होता है। एड एक चांस लेता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ टार्किन पर एक फाइनल ब्लो डिलीवर करता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिका, जो कि अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए सिंबल ऑफ होप बनी रही है, उसके पेरेंट्स, टीचर सभी उस पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन जेनिका के लिए ये सब एक भारी बोझ था जो बचपन से अपने कंधों पर ढो रही थी। जैसे ही वो सोच रही होती है, उसकी सारी यादें, एक्सपेक्टेशंस सब एक टूटे हुए शीशे की तरफ बिखर जाती हैं। फिर हॉल की वॉल पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाती है और रेस्क्यू टीम अंदर दौड़ती है, लेकिन रिलीफ की जगह जेनिका उन्हें एक एरियल स्माइल के साथ ग्रीट करती है। रेस्क्यू डार्क स्पिरिट अब पूरी तरीके से जेनिका के ऊपर कंट्रोल कर चुकी होती है। वहीं बाहर एड अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। उसे पता है कि फाइनल चैप्टर सुबह से पहले ही खत्म हो जाएगा। वो लूसी के बारे में पूछता है, जो भी थोड़ी देर पहले टार्किन के शेल को तोड़ने के बाद काफी ज्यादा थक गई थी। लॉर्टन बताती है कि लूसी काफी थक गई है और वो पास में ही है। ये बताते हुए भी लॉर्टन टार्किन पर फिर से अटैक करती रहती है और सेल्वियस अब भी स्पिरिट से बचकर भाग रहा होता है। फिर रियलाइज करता है कि अब स्पिरिट को उसे ही खत्म करना होगा और फाइनल अटैक करना होगा। वो लॉर्टन की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, मेरी जान तुम्हारे हाथों में है और अब टार्किन को रोकना तुम्हारा काम है। लॉर्डल स्केप्टिकली कहती है, ये तो पूरी तरीके से गैम्बल है। एड मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मॉन्स्टर्स तुम्हारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, याद है ना? ये सुनकर लॉर्डल ब्लश करती है और कहती है कि एड प्रिंसेस पीनिया से बहुत ही ज्यादा कूल है। एड की बातों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होती है और वो अपने आइस मैजिक से ट्रैप सेट करने लगती है। जैसे ये टार्किन की तरफ चार्ज करता है और एक बड़ी सी जंप के साथ डार्क स्पिरिट हॉल की छत पर लैंड करता है। एड सोचता है कि टेलर की टीम अपनी फाइनल के लास्ट स्टेज पर होगी, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उसे भरोसा है कि लॉर्टन अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएगी, चाहे कितना भी केओस क्यों ना हो। जैसे ही टार्किन एड पर फायर ब्लास्ट होने वाला होता है, लॉर्टन परफेक्ट टाइमिंग पे अपने ट्रैक से एक्टिवेट कर देती है और अटैक को ब्लॉक कर देती है और एड को एक ओपनिंग मिल जाती है। एड पास से स्लाइड करता है और अपने विंड मैजिक चैनल करता है और सीधा टार्किन के गले को काट देता है और आगे का वो जानवर आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। जब धूल वगैरह शांत होती है, तब एड अपने स्टैट चेक करता है और उसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। उसका स्पिरिट मैजिक लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसने एक नया स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट भी अनलॉक कर लिया है, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी उसकी नजर टाइलर पर पड़ती है, जो ग्लासकीन के राइट हैंड स्पिरिट को ऐसे काट रहा होता है जैसे कोई बड़ी बात ना हो। उसे देखकर एड सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। टेलर सच में प्रोटैगनिस्ट वाली वाइब दे रहा है। टार्किन के गिरने और जेनिका के फिलॉसफर के कब्जे से आजाद होने के बाद ग्रुप को पहली बार एक ब्रेक मिलता है और वो लोग कामयाब हो जाते हैं डेंजर को पूरी तरीके से खत्म करने में। लॉर्डल हंसते हुए कहती है कि उसने लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है जो कि कहते हैं कि वो जिंदगी और मौत का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन अक्सर वो लोग बहुत ही बड़े डरपोक निकलते हैं। उसे हंसी आती है कि इतनी बड़ी जिंदगी और मौत की फाइट के बाद भी एड के चेहरे पर ज्यादा कोई इमोशंस नहीं होते। थोड़ी मिस्टीरियस स्माइल के साथ वो एड से हाथ मिलाती है और चुपके से उसकी मुट्ठी में
एक थैंक्स के टोकन के रूप में। तभी टेलर आता है, जिसके बालों का रंग सफेद होता है उस इमर्स पावर्स के चलते जिसे उसने ग्लासकीन के राइट हैंड को हराने में लगाई थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ रिजेंटमेंट होती है। वो एड को घूरता है, एड मान जाता है, एड एक्सेप्ट कर लेता है कि टेलर सच में एक इनक्रेडिबल स्वॉर्ड्समैन लग रहा है, एक प्रोटैगनिस्ट जैसे। एड एक्सपेक्ट नहीं करता कि टेलर उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन वो वैसा ही करता है। वो एकेडमी को बचाने के लिए सिंसियरली एड का थैंक्स करता है और कहता है कि उसका एड पर एक बड़ा उधार है। सेल्वियस, जो अभी तक शॉक में है, अचानक चीख पड़ता है और रोते हुए बोलता है कि किसी को भी एड जैसे बंदे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बाकी सभी लोग चुप हो जाते हैं और सेल्वियस बैकग्राउंड में बस ग्रम्बल करता रह जाता है। तभी प्रिंसेस पीनिया आगे बढ़ती है और यूजुअल ग्रेस के साथ वो एड को सिंसियरली थैंक्स करती है। वो एक्सेप्ट करती है कि एड ने सबको बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। वो एक हीरो के रूप में एड को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन एड पोलाइटली मना कर देता है और क्रेडिट अपनी टीम को दे देता है। एल्वारा अपनी यूजुअल टीजिंग अंदाज में उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन जिक्स उसे टोकते हुए कहता है कि थोड़ी रिस्पेक्ट शो करो। एड सच मुस्कुराता है। पूरी टीम को इस तरीके से इंटरैक्ट करते हुए देखकर उसे भी अपने दिल में वार्म फील होता है। एड, जो हमेशा मेन कैरेक्टर से दूर रहता है, स्टोरी को प्रिजर्व करने के लिए अब धीरे धीरे खुद को फुलफिल्ड महसूस करता है। हर कैरेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है। टेलर हर स्टाइल के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, इससे और भी रेजिलियंट बन रही है। पीने एक सही मोनार्क बनने की तरफ बढ़ रही है और सब मिलकर एक कलेक्टिव सक्सेस की तरफ जा रहे हैं।